हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा ब्लॉग। एपिसोड 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाओ मिंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो दाओ मिंग ली जेंग के पास जाता है और ली जेंग को कहता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो ली जेंग उसकी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगता है, तो दाओ मिंग उसे रोकता है और कहता है तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है और तुम अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर जा रहे हो। तो ली जेंग दाओ मिंग को बता देता है कि ये सारा प्लान उसी ने बनाया था उसे फंसाने के लिए। तो दाओ मिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और ली जेंग से पूछता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो ली जेंग कहता है तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुमने साउसी का बिगाड़ा था। तुमने साउसी को बहुत परेशान किया और जो भी साउसी को परेशान करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर साउसी ली जेंग का इंतजार कर रही होती है और इंतजार करते करते वो हॉल भी चली जाती है। आगे मूवी स्टार्ट हो जाती है पर तब भी ली जेंग नहीं आता। तो साउसी ली जेंग के ना आने पर रोने लगती है कि तभी उधर से वांग भी मूवी देखने आता है और साउसी को ऐसे रोते हुए देखकर उसे भी बुरा लगता है। तो वांग साउसी को टिश्यू पेपर देता है, तो साउसी उसे ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी बाहर निकलती है तो वो ली जेंग और दाओ मिंग को एक साथ देख लेती है, तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि ली जेंग दाओ मिंग के साथ मूवी देखने आया है, ना कि उसके साथ। तो साउसी सैड होकर वहाँ से चली जाती है, तो ली जेंग भी उसके पीछे जाता है पर दाओ मिंग ली जेंग को साउसी के पीछे जाने नहीं देता और इस चक्कर में साउसी वहाँ से चली जाती है। तो ली जेंग को दाओ मिंग पर बहुत गुस्सा आता है और ली जेंग दाओ मिंग को धमकी देता है अगर वो दोबारा उसके रास्ते में आया तो वो उसे जान से मार डालेगा। तो दाओ मिंग को ली जेंग की बातें मजाक लगती है, तो ली जेंग दाओ मिंग को पुल पर लटका कर कहता है अगर मैं यहाँ से तुम्हें नीचे फेंक दूं तो तुम्हारी मौत पक्की होगी और यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिसमें ये रिकॉर्ड हो पाए कि मैंने तुम्हें यहाँ से धक्का दिया है। और बाय चांस अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं ये कह दूंगा कि तुमने जानबूझकर खुदकुशी की थी, क्योंकि तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया था जिस वजह से तुम्हें सदमा लगा और तुमने खुदकुशी कर ली। और मैं इतना बेचारा बन जाऊंगा कि सबको मेरी बात पर भरोसा करना पड़ेगा, समझे? इसलिए मेरी नजर से दूर हो जाओ। और ली जेंग दाओ मिंग को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है, तो बेचारे दाओ मिंग की तो पैंट ही गीली हो जाती है। आगे साउसी अपने रूम में खूब रो रही होती है कि तभी उधर से ली जेंग आता है। तो साउसी पूछती है क्या काम है? तो ली जेंग कहता है तुम रो रही हो, क्या तुम मेरे लिए रो रही हो? तो साउसी कहती है मैं तुम्हारे लिए क्यों रोऊंगी, आखिरकार तुम होते ही कौन हो? तो ली जेंग कहता है हमें बात करके अपने इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो साउसी कहती है ठीक है। आगे वो दोनों बाहर जाकर बात करते हैं, तो साउसी ली जेंग को कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही ये सब गलतफहमी पैदा हुई है। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए थी। जब तुमने कहा था कि तुम मुझे मूवी की ट्रीट दोगे तो तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ जाकर मूवी देखोगे। मैं ही पागल थी जो ये समझ बैठी कि तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे और मैंने इसी छोटी मोटी गलतफहमी की वजह से तुम्हें इग्नोर किया और तुमसे अच्छे से बात नहीं की। आगे साउसी ली जेंग को बता देती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए इस बात को यहीं पर भूल जाओ। और ये कहकर साउसी वहाँ से जाने लगती है, तो ली जेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और साउसी को कहता है मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, क्योंकि मेरी बचपन की सारी यादें मिट चुकी है। मैं हमेशा लोगों से दूर भागता था क्योंकि लोग मुझे देखकर मुझ पर दया दिखाते थे, लेकिन तुम अलग थी। तुमने मुझ पर कभी भी दया नहीं दिखाई, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से नहीं देखा। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी फैमिली और एक दोस्त की नजर से देखा है और मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं होगा। क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? तो साउसी कहती है हाँ, हम जरूर दोस्त बनकर रह सकते हैं। चलो एक प्रॉमिस करें, आज के बाद हम दोनों ना ही एक दूसरे को अवॉइड करेंगे और ना ही एक दूसरे से कोई बात छुपाएंगे। और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करूंगी। मैं इसे यहीं पर दफन कर दूंगी, इसलिए तुम इस बात की टेंशन मत लो। और दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। आगे इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। वो लोग साथ में स्कूल जाते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं, साथ में बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। और इस सब की वजह से साउसी को ली जेंग से और प्यार होने लगता है, पर वो अपनी फीलिंग्स ली जेंग के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ली जेंग से प्रॉमिस किया था कि वो अपनी फीलिंग्स ली जेंग के सामने कभी नहीं लाएगी। आगे साउसी अपने रनिंग कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है, तो उसकी रनिंग की स्पीड बहुत कम हो रही होती है। तो साउसी इससे परेशान होती है और उसके दोस्त भी। तो साउसी के दोस्त साउसी को कहते हैं
अगर तुम ऐसे ही दौड़ती रही तो तुम कंपटीशन नहीं जीत पाओगी। तो साउसी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कंपटीशन किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगी। और साउसी फिर से रनिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में साउसी के पैर में मोच आ जाती है। इधर ली जेंग भी साउसी को दौड़ते हुए देख रहा होता है, तो वो जैसे ही देखता है कि साउसी के पैर में चोट लगी है तो वो दौड़कर साउसी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी चोट मामूली है, 2-3 दिन रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो उसके फ्रेंड्स को साउसी की टेंशन होने लगती है, अगर साउसी कंपटीशन नहीं जीती तो उसे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ाई में तो अच्छी है ही नहीं, सिर्फ वो स्पोर्ट में अच्छी है, जिस वजह से ही उसे किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। तो साउसी उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे बस मामूली सी चोट लगी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आगे साउसी घर जाती है तो उसके पेरेंट्स साउसी की ऐसी हालत देखकर साउसी के लिए टेंशन में आ जाते हैं। तो साउसी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं बस 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो उसके पापा कहते हैं मुझे पता है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और ठीक होने के बाद दौड़ लगाएगी और कंपटीशन जीत कर आएगी। हमारे साथ तो हमारे पड़ोसी भी जा रहे हैं तुम्हारा मैच देखने के लिए, और मैंने सबको कहा है कि मेरी बेटी ही जीतेगी। तो साउसी को ये सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि साउसी को पता है कि वो इस बार कंपटीशन नहीं जीत पाएगी और साउसी नहीं चाहती कि उसकी फैमिली पड़ोसियों के सामने शर्मिंदा हो। तो साउसी उन लोगों को बताती है कि वो इस बार कंपटीशन में भाग नहीं लेगी, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और वो दौड़ नहीं पाएगी। तो उसके पेरेंट्स को साउसी की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो लोग साउसी को कुछ भी नहीं कहते और उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर ली जेंग को पता होता है कि साउसी दौड़ने से क्यों मना कर रही है। आगे साउसी स्कूल में होती है तो उसका स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है और ये सब ली जेंग देख रहा होता है। तो ली जेंग साउसी को लेकर स्कूल से लेकर भाग जाता है और वो लोग बाहर जाकर खूब मस्ती करते हैं। आगे ली जेंग साउसी को समझाता है कि वो कंपटीशन में भाग ले। तो साउसी कहती है मुझे पता है कि मैं इस बार नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए मैं इस बार नहीं दौड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली दूसरे पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा हो। तुम्हें पता है मेरे मोहल्ले के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को ट्रॉफी लाकर देते थे, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को कुछ भी लाकर नहीं देती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिलता था और मेरे पेरेंट्स को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तब से मैं भी ट्रॉफी जीतने लगी, तो मेरे पेरेंट्स सबके सामने गर्व से कह सकते थे कि मेरी बेटी भी ट्रॉफी लेकर आई है। लेकिन अगर मैं इस बार हार गई तो तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़ेगा उन लोगों के सामने। तो ली जेंग कहता है तुम हारने के डर से दौड़ना तो नहीं छोड़ सकती ना, हार जीत तो लगा ही रहता है, हमें हारने के बारे में नहीं बल्कि जीतने के बारे में सोचना चाहिए। और ली जेंग साउसी को बहुत मोटिवेट करता है, जिस वजह से साउसी दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आगे साउसी के मैच का दिन आ जाता है तो ली जेंग स्कूल बंक करके साउसी का दौड़ देखने जाता है और उसे चीयर अप करता है। तो साउसी ली जेंग को देखकर और जोश में आ जाती है और वही कंपटीशन जीतती है। तो ली जेंग साउसी को ऐसे देखकर प्राउड फील करता है और साउसी भी ली जेंग को देखकर बहुत खुश होती है। आगे साउसी के दिमाग पर ली जेंग का जादू छा जाता है और उसके दिमाग से ली जेंग निकलता ही नहीं। तो वो ये बात पिंक को बताती है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले ली जेंग को भूलने की या उसे प्यार ना करने की, पर मुझसे ये हो ही नहीं रहा, मुझे और ली जेंग से प्यार हो रहा है। तो पिंक साउसी को कहती है अगर तुम ली जेंग को भूलना चाहती हो तो तुम्हें किसी और लड़के को डेट करना होगा, तभी तुम ली जेंग को भूल पाओगी। तो साउसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और पिंक से पूछती है क्या ये तरीका काम करेगा। तो पिंक कहती है 100% ये तरीका काम करेगा, अगर तुम ली जेंग को भूलना चाहती हो तो किसी और बंदे को पटाओ। आगे पिंक साउसी को बिना बताए उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करती है और उसका ब्लाइंड डेट बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग और उसका 2 बंदर दोस्त होता है। आगे साउसी को जब ये बात पता चलती है कि पिंक ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है तो वो पिंक पर बहुत गुस्सा करती है, पर पिंक साउसी को समझाती है अगर तुम्हें ली जेंग को भूलना है तो तुम्हें किसी और बंदे को अपनी लाइफ में आने देना होगा। तो साउसी पिंक की बात समझ जाती है और उस बंदे के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वांग के बंदर दोस्त वांग को साउसी के बारे में बताते हैं कि साउसी अपने स्कूल की बॉस है और साउसी से कोई भी टक्कर नहीं ले सकता, उसके पापा गैंगस्टर हैं। अगर कोई भी लड़का साउसी के आसपास दिखाई देता है तो उसके पापा उसकी खटिया खड़ी कर देते हैं। तो वांग को ये सब सुनकर इंटरेस्टिंग लगता है और कहता है ये बंदी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे पटाने में बहुत मजा आएगा। तो उसके बंदर दोस्त वांग के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हैरान होते हैं। आगे वांग को साउसी को देखकर याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो सिनेमा हॉल में रो रही थी।
तो वांग साउसी को पटाने की पूरी कोशिश करता है, पर साउसी उसे घास ही नहीं डालती। आगे उन लोगों को गेम के बारे में भी पता चल जाता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ ही गेम खेल रहे थे। तो साउसी गेम के बहाने ही वांग से थोड़ा बात करती है, तो वांग को साउसी में इंटरेस्ट आने लगता है। आगे वो लोग घर जा रहे होते हैं, तो पिंग वांग को कहती है, क्या तुम साउसी को घर छोड़ दोगे? तो वांग कहता है ठीक है, और पिंग जबरदस्ती साउसी को वांग के साथ भेज देती है। तो साउसी पूरे रास्ते वांग से बात नहीं करती। आगे वांग साउसी को घर छोड़ता है, तो साउसी अपने घर जाने लगती है। तो वांग साउसी से पूछता है, क्या तुम्हारा दिल टूटा है? तो साउसी वांग से पूछती है, तुम्हें ये बात कैसे पता? क्या तुम्हें पिंग ने बताया? तो वांग कहता है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया, मैंने तुम्हें उस दिन सिनेमा हॉल में रोते हुए देखा था। और वांग साउसी को उस दिन की बातें याद करवाता है। तो साउसी को याद आ जाता है कि उस दिन जिस बंदे ने उसे टिश्यू पेपर दिया था, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वांग था। आगे वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है। तो ली ज़ेंग उन दोनों को हंस हंस कर बातें करते हुए देखकर पूरी तरह जल के भून जाता है। तो साउसी ली ज़ेंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो वांग ली ज़ेंग को देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिससे साउसी प्यार करती है। तो ली ज़ेंग साउसी को गुस्से से कहता है, तुमने कहा था तुम घर में बैठकर पढ़ोगी, लेकिन तुम तो घूम रही थी बाहर। तो वांग ली ज़ेंग से बात करने की कोशिश करता है, पर ली ज़ेंग उसे एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। आगे साउसी ली ज़ेंग से बात करने के लिए उसके रूम जाती है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती ली ज़ेंग से बात करने की, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर वांग का भाई वांग को अपने साथ घर जाने को कहता है, क्योंकि उस दिन उसके पापा का जन्मदिन होता है। तो वांग अपने भाई के कहने पर घर चला जाता है। तो वांग के पापा वांग को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते और उससे रूडली बात करते हैं। तो वांग अपने पापा को गिफ्ट देकर वहाँ से जाने लगता है। तो उसके पापा कहते हैं, तुम इसी तरह आवारागर्दी करते रहो, पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। क्या तुम इसी तरह कंपनी संभालोगे और अपने भाई का कंपनी में हाथ बटाओगे? पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होती नहीं, कम से कम शिष्टाचार ही सीख लो। तो वांग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली यहाँ की स्टोरी ये होती है, पापा चाहते हैं कि उसका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और जिम्मेदार होकर उनकी कंपनी संभाले और उनके आदेश अनुसार काम करे, जैसे उनका बड़ा बेटा करता है। पर वांग की सोच इससे उल्टी होती है। वांग को फ्रीडम चाहिए होता है, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है, जहाँ पर ना ही कोई रोक टोक हो और वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी सके। और यही वो बाप बेटे की टिपिकल स्टोरी है जो आपको किसी न किसी ड्रामा में देखने को मिल ही जाती है। आगे वांग एक स्टोर में खाना खा रहा होता है और खाना खाते खाते रो रहा होता है कि तभी वही स्टोर में साउसी भी आती है, क्योंकि पिंग ने उसे कोई बुक लाने को कहा होता है, पर उसे उस स्टोर में वो बुक नहीं मिलती। तो साउसी उस स्टोर से निकल जाती है। तो बाहर आकर उसकी नजर वांग पर पड़ती है। तो साउसी वांग को देखकर वहाँ से भाग जाती है और ये सब वांग देख लेता है। लेकिन बाद में साउसी को बुरा लगता है कि वो वांग को ऐसी हालत में छोड़कर आ गई। आगे साउसी वांग के लिए कुछ चॉकलेट लेकर जाती है और उसे टेबल पर रखकर चली जाती है। तो वांग उस चॉकलेट को देखता है तो उस चॉकलेट के ऊपर एक नोट होता है और उस नोट में ये लिखा होता है, रोने के बाद कुछ मीठा खाने से मन खुश हो जाता है। और कहता है, इस लड़की ने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है। और वांग उस चॉकलेट को फाड़ कर खा जाता है। नेक्स्ट डे वांग साउसी से मिलने के लिए उसके स्कूल जाता है और साउसी के लिए एक गिफ्ट भी लेकर जाता है और साउसी को कहता है, तुमने मेरी नाम की स्पेलिंग गलत लिखी थी, इस बार मैं तुम्हें सही लिख कर दे रहा हूँ और इसे ही लिखना, समझी? कि तभी उधर से वॉचमैन आ जाता है। तो वांग साउसी को जाते टाइम कहता है, मैं तुम्हारा बाहर में वेट करूंगा, जल्दी से बाहर आना, ठीक है? और वांग स्कूल से चला जाता है और ये सब ली ज़ेंग देख लेता है तो बेचारा जल के भून जाता है। आगे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वांग साउसी का बाहर में वेट कर रहा होता है। तो साउसी वांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे साइड में लेकर जाती है और ये सब ली ज़ेंग देख लेता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। आगे साउसी वांग को डराती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हें पता ही होगा कि मुझे स्कूल में लोग क्या कहते हैं। तो वांग कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, इसलिए तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारा यही गुस्सा और एटीट्यूड मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। तो साउसी वांग को प्यार से समझाती है कि वो उससे दूर रहे, पर वांग उसकी एक भी नहीं सुनता। तो साउसी कसकर उसे एक लात मारती है और कहती है, ये तो बस ट्रेलर है, अगर तुमने मेरा दोबारा पीछा किया तो मैं तुम्हें पूरी फिल्म दिखाऊंगी, समझे? और ये कहकर साउसी वहाँ से जाने लगती है। तो वांग साउसी को कहता है, इस संडे फ्री रहना क्योंकि हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो साउसी कहती है, तुम्हारे सपने में? तो वांग कहता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे साथ मूवी देखने जाना ही होगा, समझी? तो साउसी वांग को डराकर वहाँ से चली जाती है, पर वांग पर साउसी के डर का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो उससे और प्यार करने लगता है।
आगे ली जेंग अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो साउसी से प्यार करता भी है या नहीं, और यही सोच सोच कर घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे साउसी मिल जाती है। तो ली जेंग साउसी को देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों साथ में ही घर जा रहे होते हैं कि तभी साउसी को वांग का कॉल आ जाता है। तो साउसी साइड में जाकर वांग से बात करने लगती है। तो ली जेंग को बहुत जलन होती है उन दोनों को बात करते हुए देखकर। आगे साउसी वांग से पूछती है तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया। तो वांग उसे बताता है कि पिंग ने उसे उसका नंबर दिया। तो साउसी ये सुनकर हैरान होती है। तो वांग कहता है इस संडे तैयार रहना, हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो साउसी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, समझे। तो वांग कहता है तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए ना कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ भी या नहीं। क्या पता मूवी देखने के बाद मुझे अकल आ जाए कि तुम मेरे लायक हो ही नहीं और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, तो तुम्हें एक मौका मुझे देना चाहिए ना। तो साउसी को वान की बात में पॉइंट दिखता है। तो साउसी कहती है ठीक है। आगे ली जेंग साउसी को कहता है क्या तुम इस संडे मूवी देखने जा रही हो। तो साउसी कहती है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आगे ली जेंग उन दोनों के प्लान को चौपट करने का प्लान बनाता है और जाकर साउसी के पापा को कहता है आपकी एनिवर्सरी आने वाली है ना, मैंने आंटी से कहते हुए सुना अगर आप इस बार भी एनिवर्सरी भूल गए और उनके लिए गिफ्ट लाना भूल गए तो वो आपका इस साल कचुम्बर बना देगी। तो साउसी के पापा ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और ली जेंग को कहते हैं प्लीज मेरी इसमें हेल्प कर दो, मैं शॉप में भी बहुत बिजी हूँ, मैं गिफ्ट खरीदने के लिए नहीं जा सकता, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर ला दोगे। तो ली जेंग कहता है मैं गिफ्ट खरीद कर ला तो दूंगा पर मुझे पता नहीं कि आंटी को क्या पसंद है। तो साउसी के पापा कहते हैं तुम टेंशन मत लो, साउसी को पता है कि उसकी माँ को क्या पसंद है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। आगे साउसी के पापा साउसी को कहते हैं तुम्हें ली जेंग के साथ जाना होगा गिफ्ट खरीदने के लिए। तो साउसी पहले तो जाने से मना कर देती है पर पापा के फोर्स करने पर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है और ली जेंग का प्लान काम कर जाता है। आगे साउसी वांग को कॉल करके बताती है कि वो उसके साथ मूवी देखने के लिए नहीं जा पाएगी। तो वांग साउसी को कहता है कहीं तुम बहाना तो नहीं बना रही मेरे साथ मूवी ना देखने जाने का। तो साउसी कहती है मैं बहाना नहीं बना रही, मुझे अर्जेंट कोई काम आ गया है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वांग कहता है वैसे मैं भी आज कैंसिल ही करने वाला था क्योंकि आज मुझे भी कोई काम है, इसलिए हम बाद में मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। और ये कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। आगे ली जेंग और साउसी मार्केट जाते हैं गिफ्ट खरीदने के लिए और मार्केट जाकर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। इधर वांग एक ब्लाइंड डेट पर जाता है जो उसके भैया अरेंज करते हैं और जब ये बात वांग को पता चलती है कि उसके भाई ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसका भाई वांग को बताता है कि ये ब्लाइंड डेट एक बिजनेस डील है, अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म किया तो हमें बिजनेस में बहुत फायदा होगा, इसलिए प्लीज हमारे लिए इतना कर दो, इससे पापा भी खुश हो जाएंगे। तो वांग फिर भी नहीं मानता। तो वांग का भाई कहता है क्या तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते। तो वांग कहता है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और बेचारा वांग भाई के खातिर वहाँ पर बैठ जाता है कि तभी उधर से लू और उसकी बेटी एंजेलिना आती है। तो मिसेस लू वांग और अपनी बेटी का टाका भिड़ाने की कोशिश करती है और मिसेस लू वांग को कहती है मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, क्या तुम इसकी हेल्प करोगे पढ़ाई में। तो वांग ये कहने ही वाला होता है कि वो पढ़ाई में कौन सा तेज है कि तभी उसका भाई बात को काट देता है और कहता है वांग पढ़ाई में बहुत ही तेज है, वो आपकी बेटी की हेल्प जरूर करेगा, है ना वांग। तो बेचारा वांग भाई की बातों में हाँ मिलाता है और दोनों भुसकोल की जोड़ी बन जाती है और यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। आगे मिसेस लू अपनी बेटी और वांग को साथ में टाइम बिताने के लिए एक दूसरे को जानने के लिए बाहर भेजती है। तो दोनों साथ में बाहर जाते हैं तो एंजेलिना वांग को खूब अपनी बातों से पकाती है और बेचारे वांग को मजबूरन उसकी बातों से पकना भी पड़ता है। आगे एंजेलिना अपनी कार पार्किंग से निकालती है और आगे पीछे खड़ी कार को ठोकर मारकर वहां से चली जाती है और वो वांग की बाइक को भी ठोक देती है। तो बेचारा वांग एंजेलिना की ऐसी ड्राइविंग देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे साउसी के पैर में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि वो जूते के बजाय सैंडल पहनती है और उसे सैंडल पहनने की आदत नहीं होती, जिस वजह से उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। जब ये बात ली जेंग को पता चलती है तो ली जेंग उसके पैर का ट्रीटमेंट करता है और उसे अपने पीठ पर उठाकर चलता है। आगे ली जेंग साउसी के लिए एक नए जूते खरीदता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। तो साउसी ली जेंग के ऐसे रूप पर फिदा हो जाती है और खुद से पूछती है क्या सच में ली जेंग उससे प्यार नहीं करता। ली जेंग उसकी इतनी केयर करता है, उसे हमेशा सपोर्ट करता है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता। और वो इसी बात को सोचती है और ली जेंग के साथ टाइम स्पेंड करती है। आगे वो लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ली जेंग पहले चला जाता है और साउसी
पीछे ही रह जाती है कि तभी उधर से एक कार आती है और साउसी को ठोकर मार देती है। और वो कार किसी और की नहीं एंजेलिना की होती है और गाड़ी एंजेलिना चला रही होती है और वांग उसमें बैठा हुआ होता है। आगे सब हॉस्पिटल में होते हैं और साउसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है कि तभी उधर से साउसी के पापा आते हैं और लीजेंग से पूछते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को ठोकर मारने की, मुझे बताओ किसने मेरी बेटी को ठोकर मारा। तो एंजेलिना साउसी के पापा को देखकर डर जाती है। तो वांग ये सब देख लेता है और वांग एंजेलिना का सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और कहता है मेरी गाड़ी से साउसी को ठोकर लग गई। तो साउसी के पापा वांग पर बहुत गुस्सा करते हैं और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालते हैं कि तभी उधर से एंजेलिना की माँ आ जाती है और एंजेलिना अपनी माँ को बताती है कि उसके गाड़ी से साउसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो एंजेलिना की माँ साउसी के पेरेंट्स से माफी मांगती है और साउसी के ट्रीटमेंट का सारा पैसा वही देगी ये कहती है कि तभी उधर से डॉक्टर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि साउसी की कंडीशन अभी ठीक है लेकिन हमें उसे कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व में रखना होगा कि उसके पैर की सर्जरी होगी या नहीं। तो साउसी के पापा कहते हैं साउसी की कुछ दिनों बाद दौड़ है, वो दौड़ेगी कैसे। तो डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि साउसी इस बार दौड़ पाएगी क्योंकि उसके पैर की कंडीशन ठीक नहीं है। तो सबको साउसी के लिए बहुत बुरा लगता है पर वो लोग साउसी के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और एंजेलिना साउसी से माफी भी मांगती है। आगे साउसी लीजेंग को ढूंढ रही होती है क्योंकि लीजेंग उससे मिलने नहीं आया हुआ होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो लीजेंग साउसी को दूर से ही देखता है क्योंकि लीजेंग साउसी के ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है और वो इसी वजह से साउसी से नजरें नहीं मिला पाता और वहाँ से चला जाता है। आगे इसी तरह टाइम गुजरता जाता है, सब साउसी से मिलने आते हैं पर लीजेंग साउसी से मिलने नहीं आता। वो हर रोज हॉस्पिटल आता है पर वो साउसी से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उसके रूम के बाहर से ही चला जाता है। आगे साउसी डिस्चार्ज हो जाती है तो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि लीजेंग उसे लेने क्यों नहीं आया। तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि लीजेंग बहुत बिजी है, जब तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती थी तो लीजेंग हमारे साथ बहुत काम करता था, वो मेरे शॉप में हेल्प करता था, वो घर के सारे काम करता था, यहाँ तक कि अगर मैं खाना खाना भूल जाऊँ तो वो मेरे लिए खाना बनाकर बाहर रख देता था। इसी वजह से बेचारा थक गया था इसलिए वो नहीं आ पाया। आगे साउसी घर जाती है तो घर में भी लीजेंग नहीं होता तो साउसी को बहुत ही बुरा लगता है कि लीजेंग उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। आगे वो लोग घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से बात नहीं करते। आगे साउसी लीजेंग के लाए हुए जूते को देखती है और उसे देखकर सैड होती है और ये सब लीजेंग देख लेता है और अगले दिन लीजेंग उस जूते को कचरे में फेंक आता है। और जब ये बात साउसी को पता चलती है तो वो लीजेंग पर बहुत गुस्सा करती है और ऐसी ही हालत में उस जूते को खोजने के लिए जाती है और सारा कचरा इधर से उधर कर देती है। तो लीजेंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर साउसी नहीं रुकती और लीजेंग से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को कचरे में फेंकने की। तो लीजेंग कहता है उस जूते पर खून लग गया था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो साउसी कहती है उस जूते पर खून लगा हुआ था तो क्या हुआ, मैं उसे साफ कर लेती, तुम्हें फेंकने को किसने कहा था। तो लीजेंग कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम उस जूते को देखकर इस दिन को याद करो, वो जूता तुम्हारे लिए अनलक्की था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो साउसी कहती है तुम्हें किसने हक दिया उसे फेंकने का, वो जूता मेरे लिए लक्की है या अनलक्की, वो मेरा था, वो जूता मेरे दिल के बहुत ही करीब था, तुम्हें पता है क्यों। तो लीजेंग कहता है हाँ मुझे पता है, वो जूता मैंने तुम्हें दिया था इसलिए वो तुम्हारे लिए स्पेशल था। तो साउसी लीजेंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जूता ढूंढने लगती है। तो लीजेंग कहता है रुक जाओ, मुझे पता है कि मैंने वो जूता कहाँ रखा है। आगे लीजेंग उस जूते को खोजकर साउसी को देता है तो साउसी उस जूते को लेकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर उस जूते को धोकर बाहर में सूखने के लिए टांग देती है। आगे लीजेंग साउसी के लिए नोट्स लेकर आता है और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाया है, इसे पढ़ लेना, तुम्हारे काम आएगा। और अंकल आंटी एक मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, अगर तुम्हें कहीं जाना हो या बाथरूम जाना हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ये कहकर लीजेंग जाने लगता है तो साउसी कहती है तुम्हें बस यही कहना था, क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे कभी भी अवॉइड नहीं करोगे और ना ही कभी अपने दिल की बात छुपाओगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अच्छा मैं मानती हूँ कि तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने इसलिए नहीं आए कि तुम बिजी थे, लेकिन घर पर क्या हुआ, तुम घर पर मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो लीजेंग कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, गलत जो भी किया है वो मैंने किया है, अगर मैंने तुम्हें उस दिन अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद तुम्हारे साथ ये हादसा नहीं होता। तो साउसी कहती है तुम उस एक्सीडेंट का इल्जाम खुद पर ले रहे हो,
वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और साउसी कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो ली जेंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि साउसी को डायरिया हो गया है, क्योंकि साउसी ने इतना कचरा खाया कि उसके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से उसे डायरिया हो गया है। तो ली जेंग ये बात सुनकर खूब हंसता है। आगे ली जेंग साउसी को अपने पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। तो साउसी ली जेंग को कहती है, खुद को दोष मत दो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। और फाइनली फिर से इन दोनों का पैचअप हो जाता है। आगे साउसी के पापा भी ली जेंग को समझाते हैं कि खुद को दोष देना बंद करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो। तुम्हारे पापा भी इसी तरह खुद पर इल्जाम लेते थे अगर कुछ भी गलत हो जाता था तो ली जेंग ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वो अपने पापा के जैसा है। आगे ली जेंग की भी थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस आने लगती है कि वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ कैसा था। आगे वांग साउसी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वांग साउसी के पापा को बता देता है कि वो उसकी बेटी को पटाना चाहता है। तो उसके पापा जैसे ही ये सुनते हैं वो वांग पर भड़क जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। पर वांग जिद पर अड़ा रहता है कि वो साउसी से मिलकर ही जाएगा। तो साउसी की मम्मी कहती है, अगर तुम साउसी से मिलना चाहते हो तो क्यों ना तुम मेरे शॉप पर आकर काम करो, वो भी फ्री में। तो वांग जैसे ये ऑफर सुनता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो साउसी के पापा साउसी की मम्मी को कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस नमूने को अपने शॉप पर काम करने को कैसे कह सकती हो। तो साउसी की मम्मी कहती है, वैसे ये नमूना उतना भी बुरा नहीं है, हैंडसम है देखने में। और ये कहकर साउसी की मम्मी वहाँ से चली जाती है। तो साउसी के पापा का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है, पर अपनी बीवी के सामने उनकी एक भी नहीं चलती और उन्हें मजबूरन वांग को अपने शॉप पर रखना पड़ता है। आगे ली जेंग जब शॉप पर आता है और वो वांग को देखता है तो उसका भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो साउसी के पापा से पूछते हैं कि वांग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो साउसी के पापा कहते हैं, ये यहाँ पर काम करने आया है, मुझे भी ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, पर साउसी की माँ ने इसे रखा है और मैं इसे निकाल भी नहीं सकता। कि तभी उधर से साउसी आ जाती है। तो साउसी वांग को देखकर हैरान होती है और वांग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो साउसी की माँ कहती है, वांग यहाँ पर वॉलंटियर करने आया है। आगे साउसी के पापा साउसी को नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने को कहते हैं, क्योंकि इस बार उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती और वो अपनी ऐसी हालत में एग्जाम नहीं दे पाएगी। तो साउसी इस बात से एग्री नहीं करती और वो कहती है, मैं अपना 1 साल बर्बाद नहीं करूंगी, मैं इसी साल एग्जाम दूंगी। और साउसी ली जेंग से पूछती है, क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपना एग्जाम छोड़ दूं। तो ली जेंग कहता है, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम एग्जाम दे पाओ, इसलिए तुम इस बार एग्जाम छोड़ दो। तो साउसी ये सुनकर सैड हो जाती है, पर वांग साउसी की साइड लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एग्जाम देना चाहिए। तो ली जेंग वांग की मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे ही देखता रह जाता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।